हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जेआईसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करा करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है। और चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, हिंदी टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, जेआईसी का हो, या फिर टेट, सुपर टेट, या फिर अन्य किसी सामान्य ज्ञान हिंदी का पेपर हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक या डिसलाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके डिसलाइक और लाइक से हमारे मतलब हमको बहुत ताकत मिलती है और अच्छा लगता है हमको। तो सभी से निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है, एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रैक्टिस सेट में, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय ग्रंथावली के संपादक हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है शुक्ल हैं, नगेंद्र हैं, ओम प्रकाश हैं और शैलेश द्विवेदी हैं। ये चार ऑप्शन रहे हैं। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा सी सही। ओम प्रकाश के द्वारा लिखा हुआ ये भारतीय ग्रंथावली का संपादन किया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। पेपर को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्याख्या अगर करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, प्रश्न कम हो पाते हैं। अगर किसी को डाउट है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है। महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है। इतिहास दिवाकर की जो उपाधि है किसको दी गई है। ऑप्शन है प्रेमचंद हैं, गुलेरी हैं और भारतेंद्र हैं और प्रसाद हैं। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी सही। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को ही इतिहास दिवाकर की उपाधि मिली है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार करोड़ रस के देवता हैं या फिर करोड़ रस के देवता माने गए हैं, कौन हैं। काल हैं, यम हैं, या फिर महाकाल हैं, प्रथम हैं, प्रेमथ हैं। ये चार ऑप्शन हैं। इसके साथ ही जो आंसर होगा वो भी सही हो जाएगा। यम को भारतेंद्र के अनुसार माना गया है करोड़ का देवता, क्योंकि अगर कोई विपत्ति आती है तो मतलब किसी की डेथ होती है, तो जो हमारी डेथ करने वाले या हमारे जीवन को ख़त्म करने वाले जो माने जाते हैं वो यम देवता ही माने जाते हैं। और यहीं से आरंभ होता है लोगों के जीवन का में करोड़ रस का आरंभ, और यानी कि दुख संकट। तो यहीं से इसी आधार पर माना गया है कि यम है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भारवी का वास्तविक नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारवी का वास्तविक नाम बहुत बार एग्जाम में ये रिपीटेड हुआ है। 2013 के एग्ज़ाम टीजीटी में ये आया था प्रश्न, ठीक है। भारवी का वास्तविक नाम है, ऑप्शन है रघुवंश है, श्रीकंठ है, दामोदर है, या फिर अनागत है। तो आंसर सी सही हो जाएगा। भारवी का जो मतलब वास्तविक नाम है वो दामोदर है। बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था भारवी। इसके साथ पीछे भी एक घटना है, जब कभी भारवी को पढ़ाएंगे तो उस घटना की भी चर्चा करेंगे आज, लेकिन इतना ही। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है, बाल कविता यह कदम का पेड़ किस लेखिका की है। अच्छा सा प्रश्न है। कदम का पेड़ बहुत बार रिपीटेड हुई है ये रचना। ऑप्शन है शिवानी है, मन्नू भंडारी है, महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो आंसर जो होगा सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे करके बहुत सारी इन्होंने बाल कविताएं तथा साहित्यिक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण और एवं राष्ट्रीयता के आधार पर इन्होंने बहुत सारी अपनी कविताओं का लेखन किया है, काव्य का लेखन किया है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये साहित्य के आधार पर, साहित्य की दृष्टि से। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर 2022 के लिए मेंशन करिएगा। और
क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नई धारा द्वितीय उत्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो गद्य साहित्य को विभाजित किया है वो मूल रूप से तीन उत्थानों में विभाजित किया है। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। जब हम शुक्ल के आधार पर उत्थानों को चर्चा करेंगे तब ये जरूर बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने उत्थानों की चर्चा की है और क्या क्या इसका समय काल रहा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय उत्थान का। तो अभी केवल इतना ही समझ लें कि जो रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान में एकमात्र किसी उपन्यासकार को नई कविता को माना है, एकमात्र उपन्यासकार किसे माना है, तो ये आप समझ लें। ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी हैं, ब्रजनंदन सहाय हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं और देवकीनंदन खत्री हैं। तो आंसर जो होगा ये सही हो जाएगा। किशोरीलाल गोस्वामी ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने द्वितीय उत्थान में इनको स्थान दिया है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है रघुवीर सहाय ग्रंथावली, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, इसे ज़रूर मेंशन करिए 2022 के लिए आप लोग। और टोटल इसमें खंड पूछे हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं या फिर 10 हैं। तो आंसर जो होगा वो 6 हो जाएगा। 6 टोटल कुल खंडों में ये रघुवीर सहाय ग्रंथावली के भागों में बांटा है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, मुक्तबोध की प्रसिद्धि मुख्य हेतु है। अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा घुमावुई प्रश्न है और काव्य के अकॉर्डिंग, तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। और अच्छा सा प्रश्न है और समझना थोड़ा सा रहता है इसमें। तो इसमें विशेषताएं बतानी है। पूछा गया है कि मुक्तबोध की जो प्रसिद्धि है, आज हम जो उनको याद करते हैं तो किस आधार पर याद करते हैं। ऑप्शन है क्षयवाद दर्शन के आधार पर, व्यंग्यात्मक कविता के आधार पर, लंबी कविता या फिर नई कविता के आधार पर। ये कुल 4 ऑप्शन दिए हैं। तो किस आधार पर हम उन्हें आज याद कर रहे हैं, तो जो प्रसिद्धि का आधार है उनका मुक्तबोध का, वो मूल रूप से लंबी कविता के लिए माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी अपने काव्य जगत में लंबी कविताओं को ज़्यादा महत्व दिया है। इसी आधार पर ये आंसर जो होगा 3rd सही हो जाएगा, सी। इसके साथ ही निराला को भी लंबी कविता के लिए माना जाता है। तो ये दोनों ही हैं, लेकिन वो छायावाद के अंतर्गत आते हैं और इसलिए हम उन्हें हटकर कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, नया खून नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है। अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा नया है और ऑप्शन है हमारे नागपुर है, कलकत्ता है, बनारस है और नई दिल्ली है। तो आंसर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, नागपुर से इस कविता का संपादन किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कुबलय माल कथा के रचनाकार हैं। कुबलय माल कथा अच्छी सी रचनाएं हैं, आदिकालीन हमारी प्रमुख रचना है कुबलय माल कथा, उद्योतन सूरी के द्वारा लिखित है। और आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, उद्योतन सूरी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, खुसरो की रचना खालिक वारी है वस्तुतः किस आधार पर है, कैसी है, ये बताना है। खालिक वारी जो खुसरो की द्वारा लिखित रचना है, खालिक वारी, वो क्या पहेली का संकलन है या फिर कहामुरकियों का संकलन है, फारसी हिंदी संकलन है या फिर मनोरंजन परक रचना है। तो आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। खालिक वारी जो खुसरो के द्वारा लिखी हुई रचना है वो एक हिंदी फारसी संकलन है और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हुई है रचना। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। अच्छा सा प्रश्न है साहित्य जगत के लिए और टीजीटी वाले और नेट वाले ज़रूर इसे अपने 2022 में मेंशन करेंगे। और ऑप्शन है हजारी प्रसाद हैं, आनंद कुमार स्वामी हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, रामरक्ष बैनीपुरी हैं। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी सही, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा ही ये माना गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सबरस के रचनाकार कौन हैं। सबरस ऑप्शन है मुल्ला वजही हैं, कुली कुतुब शाह हैं और ईसा अल्लाह खां हैं, सैयद हुसैन अली खां हैं। तो आंसर जो होगा मुल्ला वजही हो जाएगा, आंसर ए सही होगा इसका।
इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? और ऑप्शन है 1800 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1857 ईस्वी और 1900 ईस्वी। ये 4 ऑप्शन हैं, तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। 1800 ईस्वी में ही हमारा पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी और यहीं से हमारा हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो स्टार्ट हुआ था। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं। अच्छा प्रश्न है, बेकसी का मजार बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये प्रश्न, और आंसर है अमृतलाल नागर हैं, प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं या फिर विष्णु शास्त्री हैं। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के द्वारा ही ये प्रमुख रचना का उपन्यास लिखा गया है। बेकसी का मजार बहुत अच्छी सी रचना है, बहुत रिपीट हुई है एग्ज़ाम में मोस्टली, तो आप लोग इसे 2022 के लिए ज़रूर रिपीट करके रखिएगा। और प्रश्न नंबर है 16, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है, आप इसे और बढ़ा भी सकते हैं इस प्रश्न को। और आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर शिव प्रसाद सिंह। इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन हैं, तो आंसर जो होगा प्रथम पूछा है, तो प्रथम जो हैं वो श्याम सुंदर दास हैं। सरस्वती पत्रिका का सबसे पहले जो प्रकाशन संपादन किया था वो श्याम सुंदर दास ने किया था, और इसके बाद 1902 के बाद 2 या 3 के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका संपादन किया था। तो इस प्रकार से आंसर जो होगा वो हमारा थर्ड सही हो जाएगा, सी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मुक्तबोध दिग्विजय महाविद्यालय रागनंद गांव में सेवारत थे। अच्छा सा प्रश्न है। मुक्तबोध दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदन गांव में सेवारत थे। तो बताना है कि जो मुक्तबोध थे कि वो कहाँ पर कार्यरत सेवारत थे, यानी कि कहाँ सेवा करते थे, कहाँ पर इन अपना जॉब करते थे। तो ऑप्शन है प्राचार्य थे या फिर अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष थे या फिर हिंदी विभाग अध्यक्ष थे। तो आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष थे इस कॉलेज में, दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदन गांव। ठीक है, तो इसमें ये एकमात्र अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर में बिंब विधान है। अच्छा सा प्रश्न है, इसमें बिंब हमें बताना है इस पंक्तियों में किस प्रकार का बिंब है। तो मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर में बिंब बताना है। ऑप्शन है श्रव्य बिंब है, चाक्षुष बिंब है या फिर स्पर्श बिंब है या फिर कोई नहीं है। तो आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा बी सही, चाक्षुष बिंब है, क्योंकि देखकर आँखों को अच्छा लग रहा है, शीतलता मिल रही है चांद को देखकर, इसीलिए इसमें चाक्षुष बिंब माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हर्ष स्वीकार है कविता में संबोधन क्या है? संबोधन हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है पत्नी को, प्रिया को और माँ को या फिर अज्ञात आलम्बन को। तो आंसर जो होगा वो है इसमें अज्ञात आलम्बन को इन्होंने संबोधन किया है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किसकी पंक्ति हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। और किसकी हैं? ऑप्शन हैं अग्रदास की हैं, रैदास की हैं या फिर रामानंद की हैं या फिर तुलसीदास की हैं। तो ये 4 ऑप्शन हैं हमारे, और आंसर जो होगा वो हो जाएगा तुलसीदास के द्वारा ही ये प्रमुख पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये प्रमुख पंक्तियाँ हैं, तुलसी के द्वारा लिखित हैं। और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर है 21। ठीक है, कहानी महासूत्र के लेखक हैं। अच्छी कहानी है, इसको आप लोग टीजीटी वाले ज़रूर और नेट वाले ज़रूर याद रखें 2022 के लिए। ठीक है, कहानी महासूत्र किसकी है? सूरजपाल की है, जयप्रकाश करदम की है या फिर मोहनदास नैमिष की है, दया पवार की है। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा मोहनदास नैमिष राय।
इनके द्वारा लिखी हुई महाशूद्र कहानी है, बहुत अच्छी है। दलित साहित्य से संबंधित एक ना एक प्रश्न हर एक एग्जाम में आता है, तो आप इस प्रश्न को ज़रूर अपने नोट्स में मेंशन करिएगा। साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, खुद को उर्दू और हिंदी का दो आब मानने वाले कवि हैं, यानी कि खुद को हिंदी और उर्दू का दो आब कवि कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ये आप लोग, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, दो आब कवि किसे कहा जाता है, और इसमें उसका साथ ही विश्लेषण भी दिया है कि दो आब क्यों कहा जाता है, हिंदी और उर्दू को मानने वाले के लिए ये दो आब कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन है हमारा दिनकर है, शमशेर बहादुर है, आज्ञे हैं या फिर निराला है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर को ही दो आब का कवि कहा जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है, गाथा कहने से या फिर गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। अच्छा सा प्रश्न है और भाषा से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन है हमारे पाली है, अपभ्रंश है, संस्कृत है या फिर प्राकृत है। तो आंसर जो होगा हमारा प्राकृत भाषा से रिलेटेड है। गाथा जो शब्द है एक प्राकृतिक भाषा का शब्द है और उसी भाषा का ये बोध कराता है, प्राकृत भाषा का। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा, प्राकृत। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बरवे रामायण में कितने बरवे हैं। अच्छा सा प्रश्न है, बरवे रामायण बताना है किसका है। आप सभी के लिए एक ये प्रश्न है और आप लोग इसका आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि बरवे रामायण जो रचना है वो किसकी है, और इसमें बताना है कि कितने बरवे हैं, कितने इसमें बरवे का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन है 67 हैं, 69 हैं, 68 हैं और 66 हैं। तो आंसर जो होगा सी बी सही हो जाएगा, 69 69 इसमें बरवे रखे गए हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी किससे। मिर्जा से की थी, उकील बंधुओं से की थी, महादेवी वर्मा से की थी या फिर केंद्रीय चित्रशाला बोर्ड से की थी। तो आंसर जो होगा लास्ट प्रश्न है आप सभी के लिए ये, और आंसर है हमारा बी सही, उकील बंधुओं से इन्होंने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी शमशेर बहादुर ने। अच्छा सा प्रश्न है, आप लोग इसे ज़रूर मेंशन करिए 22 के लिए। और थैंक्स फॉर आज के एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट के लिए, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार का ये रहा प्रैक्टिस सेट, और इसमें कुछ अगर कुछ चेंजिंग चाहते हैं तो हमें वैसा बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा आपके कमेंट के आधार पर ही होगा। तो थैंक्स सभी को।